नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। आज उसका तीसरा और आखिरी दिन है। ऐसे में कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने जन संबोधन किया और उन्होंने अपने बयान में सरकार पर हमला बोला। हम सत्याग्रही वो सत्याग्रही, राहुल गांधी ने कहा। इसके अलावा राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भी निशाना साधा और कहा, हमारी इकोनॉमी चीन से छोटी, कैसे लड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत प्यार मिला। यात्रा के दौरान किसानों का दर्द समझा। भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखा। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की। तो कुल मिलाकर आज आखिरी दिन है इस अधिवेशन का। 3 दिनों तक ये लगातार अधिवेशन, जिसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी मंथन हुआ। कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी, अगर हम कल की बात करें तो उन्होंने आखिर में एक संकेत दिया कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही उनकी ये जो पारी है वो अब विराम लेते हुए नजर आ रही है। तो एक संकेत उन्होंने यहां पर दिया है। आज तीसरा दिन है। न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ जी, आज तीसरा और आखिरी दिन, राहुल गांधी का बयान भी बहुत महत्वपूर्ण। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अभी संबोधन किया। बिल्कुल, देखिए नीतू, जिस तरह की उम्मीद थी, क्योंकि खास तौर पे जब ये 24 तारीख को बैठक शुरू हुई तो पल पल की जानकारी इकट्ठा की न्यूज़ इंडिया ने और तमाम खबरों से अवगत कराया अपने तमाम दर्शकों को। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जब आज पूरे तामझाम के साथ ये बैठक ख़त्म हुई है, या ये कह रहे हैं ये महा अधिवेशन जो ख़त्म हुआ है, अब उसके बाद रैली की तैयारी है, क्योंकि अभी से कुछ घंटों के बाद रैली होने जा रही है रायपुर में, और वो उसमें शक्ति प्रदर्शन है। उस रैली में हमारे साथ नितिन भंसाली भी हैं, जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे महाधिवेशन का अगर निचोड़ अगर हम पूछें, सार पूछें, तो ये सार यही है कि 2023 भी जीतना है और 2024 भी जीतना है। 2023 इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक और तेलंगाना में भी चुनाव है। राहुल गांधी ने साफ तौर पे तमाम अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि तपस्या करनी पड़ेगी, तब करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ मिलेगा। और उस तपस्या के लिए आपको सड़क पे आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, कार्यक्रम करने पड़ेंगे। तो जरा पूछ लेते हैं बंसाली जी से कि कार्यक्रम, बंसाली जी, क्योंकि इस साल आप लोग के यहाँ चुनाव भी है, आप लोगों ने पूरे तैयारियों के साथ ये पूरा आपने कार्यक्रम किया, इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय किसको और आगे क्या होने वाला है? कार्यक्रम महाधिवेशन 23 में हमारे पास वर्तमान में हम 71 विधायक हैं 90 विधानसभा में कांग्रेस के। तो हमने तो मिशन 71+ ही रखा है। उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं जो सीटें हमारे पास नहीं है, तो हम तो 71+ पे फोकस कर रहे हैं। और हम हमारे काम कांग्रेस के प्रवक्ता है, इसे मेहनत करते हैं, बाकी चीजें प्रैक्टिकली भी दिखती हैं, लेकिन आपके हाथ से मध्य प्रदेश इसलिए निकल गया क्योंकि वहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके खिलाफ चले गए थे। और अब आप राजस्थान में भी वही सीन सिनारी दिख रही है। राजस्थान छोड़िए, छत्तीसगढ़ में भी आप ये सिंह बाबा को एकदम कोने में फेंक दिया, जो पिछली बार जो आपके जीत की सबसे बड़े सूत्रधार थे। तो ये सब चीजें क्या नुकसान नहीं करेंगी? देखिए, टीएस बाबा हमारी कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता है, सम्मानीय नेता है, भरपूर सम्मान है उनका। और इस प्रकार की जो अफवाहें फैलाई जाती हैं विपक्ष के द्वारा और मीडिया के द्वारा कि टीएस, हमने अफवाह नहीं फैलाई, हमने स्टेज दिखाया। स्टेज के कोने में कहीं वो दिखाई दे रहे थे और कहीं कोई फोटो भी नहीं। आप कहें तो मैं के बाहर को खास आशिफ जी, मैं आऊंगी आपके पास क्योंकि आवाज में दिक्कत हो रही है। तो कुल मिलाकर आज कांग्रेस का ये अधिवेशन, और ऐसे में ये तीसरा दिन रहा, आखिरी दिन रहा। राहुल गांधी का भी बयान हमने सुना। आशिफ जी खुद कह रहे थे कि बयानों के जरिए ये समझाने की कोशिश की गई कार्यकर्ताओं को कि तब करना होगा मेहनत। आशिफ जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, एक्चुअली थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम हो रही थी। मैं फिर से इनसे पूछ लेता हूं कि आपको छत्तीसगढ़ में ये जो कार्यक्रम है, ये जीत में कितनी मदद करेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में मैंने तो आपको कहा कि 71+ में हम काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर 71+ में काम कर रहे हैं तो 71 से ऊपर विधायकों को यहाँ पर जीतना होगा।
तो ये जो आयोजन हो रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता रिचार्ज हो रहे हैं, फिर से एक नई ऊर्जा के साथ जो है इस आयोजन के बाद कांग्रेस आपको धरातल पर नजर आएगी फिर से। और चूंकि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमारा शुरू हो चुका है, वो चल रहा है, तो बूथ स्तर पर डोर टू डोर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो आम जनता के बीच जाकर कांग्रेस की आइडियोलॉजी को, कांग्रेस के द्वारा किए गए कामों को आम जनता को बता रहे हैं, साथ ही भाजपा की नाकामियों को भी गिना रहे हैं। इस देश में बहुत बड़ा मुद्दा है ये जो भारतीय जुमला पार्टी की जो सरकार है मोदी जी की, जो कुछ मित्रों के सहयोग पे चल रही है, इन्होंने बेरोजगारी दूर करने की बात की थी, 100 दिन में महंगाई कम करने की बात की थी, बहुत सारे जुमले किए थे और जो कि कुछ हुआ नहीं है। गैस का सिलेंडर 450 रुपये में यूपीए गवर्नमेंट में जो मिलता था आज 1200 रुपये का हो गया है, उसमें भी सब्सिडी इन्होंने छुड़वा दी और ये कहा कि आप लोग अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए तो इसका लाभ तो आप लोग को इसका कितना फायदा होगा? आप तो जितनी गिनतियां गिना रहे उससे तो आपके सारे चुनावी नतीजे आपके फेवर में होने चाहिए थे, लेकिन कोई चुनावी नतीजे आपके फेवर में नहीं होते सिवाय हिमाचल के। देखिए ऐसा नहीं है, ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की नहीं ट्रबल इंजन की सरकार है। नतीजों ने बता दिया है, हिमाचल में भी बड़े बड़े दम ये भर रहे थे, शुरुआत हो चुकी है कांग्रेस के फतह की शुरुआत। देखिए पंचाली साहब, आप फिर कहेंगे कि आप हमसे सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात कीजिए। 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, ना आपके पार्टी दिखी, ना आपके पार्टी के नेता दिखे, ना त्रिपुरा दिखे, ना मिजोरम दिखे, ना नागालैंड दिखे, और बात आप कर रहे हैं कि भारतीय जुमला पार्टी और ये और वो तमाम। आप लड़ाइयाँ लड़िए, उससे कोई आपका, खैर आप लोगों का अपना विचारिक मतभेद है और आप लोग अपनी मतभेद को ऐसे कायम रखिए, लेकिन आप जिससे लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि कल सोनिया गांधी ने ये कहा कि लड़ाई बहुत बड़ी है, इस लड़ाई को बहुत आसान समझने की जरूरत नहीं है। हम समझ भी नहीं रहे हैं, लड़ाई तो बड़ी है। और राहुल जी ने ये भी कहा, सोनिया जी ने तो कहा कि लड़ाई आसान नहीं है। राहुल जी ने कहा तपस्या करनी होगी, हम तपस्या कर रहे हैं। देखिए भी कर रहे हैं, बिल्कुल तब कर रहे हैं, साल से कर रहे हैं। देखिए मुझे हो गए लगभग पॉलिटिक्स में 2023 चल रहा है तो लगभग 24 साल हो गए। 24 साल हो गए। छात्र राजनीति से मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और आज कुछ मिला नहीं। मैं बिल्कुल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूँ, पार्टी का एक चेहरा हूँ और प्रखरता से अपनी बातों को रख रहा हूँ, मुझे और क्या चाहिए। खुशी है। देखिए ऐसे ही नीतू, साफ तौर पे कार्यकर्ताओं का जोश पूरा इस वक्त उफान पे है, और क्योंकि प्रवक्ता है और जिस तरीके से पार्टी के बड़े चेहरे भी हैं ये प्रदेश के, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें यही खुशी है और हम तब करेंगे और तपस्या का फल मीठा होता है, ये तो तय है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशिफ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का आज अधिवेशन आखिरी दिन है, ऐसे में राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा हम सत्याग्रही वो सत्याग्रही, सुनिए। एक नया शब्द है आरएसएस बीजेपी वालों के लिए, हम है सत्याग्रही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे सत्ता के लिए। ये इनकी सच्चाई है। आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। सीबीआई दफ्तर में मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की शराब घोटाले मामले को लेकर 3 घंटे से सिसोदिया से पूछताछ की जा रही है। आबकारी नीति मामले में ये सिसोदिया से पूछताछ हो रही है। सीबीआई दफ्तर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीबीआई दफ्तर जाने से पहले मां का आशीर्वाद लिया मनीष सिसोदिया ने, और मनीष सिसोदिया ने राजघाट पर बापू को भी नमन किया। तो कुल मिलाकर शराब घोटाले को लेकर इससे पहले जब सीबीआई के सामने पेश होना था तो बजट सत्र को लेकर हवाला दिया गया मनीष सिसोदिया की तरफ से कि अभी बजट को लेकर व्यस्त हूं, और फिर उसके बाद कुल मिलाकर उसके बाद आज पेशी हुई है। तो 3 घंटे से जो पूछताछ है वो चल रही है। रवि और नमित दोनों मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जानकारी मिल रही है कि सीबीआई दफ्तर के बाहर आप मौजूद हैं, 3 घंटे से पूछताछ चल रही है, कोई अंदरूनी जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और लगातार मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही है। डिजिटल एविडेंस जो मिले हैं उनके आधार पर पूछताछ हो रही है और कागजी कार्रवाई के तहत जो है लगातार पूछताछ हो रही है, क्योंकि मामला देखिए ज़्यादा पुराना नहीं है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो एक एक तार खंगालने की सीबीआई की तरफ से कोशिश की जा रही है, और अगर सीबीआई असंतुष्ट होती है
मनीष सिसोदिया के सभी जवाबों से और उनके तर्कों से, तो उन्हें आज यहाँ से जाने दिया जा सकता है। और अगर सीबीआई संतुष्ट नहीं होती है मनीष सिसोदिया के तमाम जवाबों से और तर्कों से, तो आज उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और ये मान के चला जाए कि तकरीबन देर शाम तक पूछताछ चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई के पास तमाम कागजात हैं, डिजिटल एविडेंस है, तो उसके तहत जो है पूछताछ लंबी चल सकती है और देर शाम तक पूछताछ ही चलती रहेगी। हालांकि जब सुबह सिसोदिया निकल रहे थे तभी आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, दिल्ली के मुखिया, सब ने कह दिया कि गिरफ्तारी हो सकती है मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया इससे पहले भी कह चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो आकलन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कर रखा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है इस पूरे कथित शराब घोटाले मामले में। और इस बात की पुष्टि लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता भी करते रहे। थोड़ी बहुत आज प्रदर्शन भी देखने को मिला कि सीबीआई दफ्तर के पास थोड़े कुछ कार्यकर्ता जो हैं और नेता आम आदमी पार्टी के पहुंचे, वो धरना देने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया, क्योंकि तैयारी आज इतनी चाक चौबंद कर रखी है पुलिस ने, सुरक्षा इस तरह का कड़ा कर रखा है कि किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, इसके इर्द गिर्द आने की अनुमति नहीं है। धारा 144 लगा दिया गया और दिल्ली के तमाम इलाकों में बैरिकेडिंग भी लगाई गई है और नज़र रखी जा रही थी आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर, और कुछ नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया है। तो लगातार सीबीआई की तरफ से सवालों का जो दौर है वो लगातार मनीष सिसोदिया के साथ जारी है। और जो एविडेंस सीबीआई के पास है उसके तहत सीबीआई मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। 3 घंटे से पूछताछ चल रही है। ये पूछताछ कितनी लंबी होगी देखने वाली बात होगी। नमित, आपके पास आऊंगी। इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मामले को लेकर चल रही है, पहले वो सुन लेते हैं। बाबा साहेब और भगत सिंह जी के फॉलोअर्स हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को ये चिंता सता रही है कि एक आम आदमी पार्टी ही ऐसी सरकार है जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में वो बदलाव ला सकती है जिससे पूरे देश का भविष्य उज्जवल होगा। आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो ईमानदार विचारधारा, अरविंद केजरीवाल जी की वो विचारधारा से पूरे देश में बदलाव ला सकती है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करना चाहूंगी, ऐसी राजनीति ना करें और ऐसे टैक्स ना लाएं जिससे उनकी बौखलाहट दिखे। हम आज तक सच की लड़ाई लड़े हैं और आज के दिन भी हम अपनी इस सच्चाई की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नई मेयर शैली ओबरॉय को आप सुन रहे थे। नमित लगातार हमारे साथ बने हैं, रवि भी हमारे साथ है। नमित, आपके पास आना चाहूंगी। लगातार एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और शैली ओबरॉय को भी हमने सुना। इससे पहले राघव चड्ढा ने भी भविष्य की बातें बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी कर देती है कि गिरफ्तारी होगी मनीष सिसोदिया की। इससे पहले सत्येंद्र जैन का मामला भी आपको याद होगा, पूछताछ जब हो रही थी उससे पहले ही कह दिया गया था कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी सुबह से लगातार कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका जता रहे हैं। हालांकि 3 दिन पहले भी अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को कहा था कि मनीष जी को गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो 2.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। सीबीआई लगातार मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। मेरे सोर्सेज के हवाले से जो खबर नीतू मुझे मिल रही है, पहला तो ये जो मनीष सिसोदिया से सवाल किए जा रहे हैं उसमें पहला सवाल यही है कि जब दिल्ली शराब नीति का जो ड्राफ्ट था वो तैयार हो रहा था, जब तक तैयार नहीं हुआ था, जब शराब नीति लागू नहीं हुई थी, तो आखिर लागू होने से पहले वो जो ड्राफ्ट था दिल्ली शराब नीति का वो उन कारोबारियों तक कैसे पहुंच गया। समेंद्र महेंद्रू की बात करें या फिर जिन लोगों पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, 15 लोगों पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, उसमें कई ऐसे कारोबारी थे, उन तक वो ड्राफ्ट दिल्ली शराब नीति लागू होने से पहले वो ड्राफ्ट कैसे पहुंच गया, ये सवाल मनीष सिसोदिया से पूछा गया है। दूसरी जानकारी मेरे पास ये आई है क्योंकि सीबीआई कंटिन्यू किसी व्यक्ति से 9 घंटे तक पूछताछ कर सकती है। पिछली बार भी जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई थी तो वो लंच करने के लिए अपने घर पर आए थे, लेकिन आज जो मुझे सूत्र बता रहे हैं मनीष सिसोदिया को कहा गया है कि आप यहीं सीबीआई की कैंटीन में ही लंच कीजिए, यानी कि मनीष सिसोदिया लंच करने के लिए अपने घर पर नहीं जाएंगे, वहीं सीबीआई की जो कैंटीन है वहीं पर वो लंच करेंगे, क्योंकि 9 घंटे की पूछताछ में 1 घंटे का वक्त जो है वो दिया जाता है।
तो कुल मिलाकर शराब नीति को लेकर आज 3 घंटे से पूछताछ चल रही है। ये पूछताछ लंबी भी हो सकती है। रवि भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, क्योंकि सीबीआई दफ्तर के बाहर हमने हो हल्ला खूब देखा, हिरासत में लिया गया आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को। अब ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ और मंथन किया जा रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लगातार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम ईमानदार हैं और हम पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं और आम आदमी पार्टी में खास तौर पे कई कानून के जानकार नेता हैं, उनको पहले से कानून के बारे में पता है और क्या कुछ हो सकता है ये भी पता है, क्योंकि इस बात का जिक्र मुखिया से लेकर तमाम कार्यकर्ता तक कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाएगी। तो कानून के अच्छे जानकार हैं आम आदमी पार्टी में, इस बात से कहीं दूरी नहीं बनाई जा सकती। ये बात स्पष्ट है, क्योंकि पहले भी कई नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनके मुखिया और तमाम नेता पहले कह चुके हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये लगातार ये कहा जा रहा है कि हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, गांधी को हम फॉलो करते हैं, तो शांति प्रिय तरीके से हम अपना प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे और अपनी बात को रखेंगे, पर हिंसा हम नहीं करने वाले। एक बात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। तो अब ये देखना होगा जब ये पूछताछ कंप्लीट होती है, उसके बाद जो कार्रवाई सीबीआई की तरफ से की जाती है, क्या गिरफ्तारी होती है या फिर मनीष सिसोदिया को आज छोड़ दिया जाता है। क्योंकि देखिए, लंबी पूछताछ चलने वाली है, क्योंकि बार बार बुलाया जा रहा था मनीष सिसोदिया की तरफ से, हवाला ये दिया जा रहा था कि वो व्यस्त हैं, आगे उनको। ठीक है, लेकिन इस गिरफ्तारी को लेकर मनीष सिसोदिया भी लगातार यही कह रहे हैं कि आरोप झूठे हैं, गिरफ्तारी से नहीं डरता। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, नमित और रवि, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जहां दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी महासचिव इस बैठक में शामिल है। अलग अलग राज्यों के महासचिवों को बुलाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। तो दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी महासचिवों की बैठक, बड़ी खबर इस वक्त की। हो सकता है इस बैठक में 2023 जो राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा 2024 की जो रणनीति है उस पर भी मंथन किया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा है तो वहीं दिल्ली में ये महासचिवों की बैठक बुलाई गई है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से मिल रही है। और ऐसे में क्या जिम्मेदारी हो सकती है महासचिवों की आने वाले दिनों में? हो सकता है इसको लेकर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती हो जेपी नड्डा की तरफ से, इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है। तो बीजेपी महासचिवों की बैठक इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में अध्यक्षता कर रहे हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनकी अध्यक्षता में इस बैठक में काफी अहम बातों पर चर्चा हो रही है। दिल्ली से बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक बुलाई गई है, महासचिवों की बैठक है। बड़ी खबर, बीजेपी महासचिव इस बैठक में शामिल है। तो अहम मुद्दों पर बातचीत हो रही है इस बैठक में और कयास यही लगाए जा रही हैं आने वाले दिनों में 2023 में जो विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव, इसकी तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। दीपक चौबे इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। दीपक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से ये बैठक महासचिवों के साथ, क्या कुछ जानकारी? अब नज़दीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो क्योंकि भारत के पास अपॉर्चुनिटी है G20 की जो अध्यक्षता है उसको लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करीब 11:30 बजे से सभी महासचिवों के साथ बैठक कर रहे हैं आगे की रणनीति को लेकर। अगर खासकर अगर बात की जाए तो देखिए, अगर जो 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसकी फीडबैक भी रिपोर्टिंग ली जा रही है। उसके बाद जो आने वाले समय में अगर बात की जाए तो चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर
राजस्थान हो, उसको भी फीडबैक लिया जा रहा है। और जो 2024 की जो रणनीति है उसको किस तरीके से आगे रणनीति तय की जाए उसको लेकर चर्चा चल रही है। और खासकर अगर बात की जाए तो G20 को लेकर भी इसमें चर्चा हो रही है कि आखिर पार्टी के लेवल पर क्या क्या किया जा सकता है। जैसे अगर बात की जाए तो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे सभी राज्यों में, खासकर उन राज्यों में जहां G20 की बैठक है, चाहे वो गोवा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो। तो उस तरीके से पार्टी भी अब लगातार G20 की बैठकों को लेकर भी लगातार तैयारियां कर रही हैं। चुनाव भी है तो चुनाव ठीक है में दीपक, आएंगे आपके पास, आप बने रहिएगा, एक बार फिर से आएंगे, आगे की खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। उधर अगली बड़ी खबर मिल रही है अजनाला हिंसा पर। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अजनाला हिंसा पर गृह मंत्रालय सख्त नजर आ रहा है। गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है। सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में केंद्र आईबी ने तैयार की है मामले की विस्तृत रिपोर्ट और इसी को लेकर गृह मंत्रालय सख्त नजर आ रहा है। दीपक चौबे लगातार हमारे साथ सहयोगी बने हैं। दीपक, क्या पूरी जानकारी मिल रही है, किस तरह की रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से? जी देखिए नीतू, अगर बात की जाए तो जो हमारे सूत्र हैं गृह मंत्रालय के वो बता रहे हैं कि पंजाब सरकार से लगातार जो है केंद्र की जो एजेंसियां वो लगातार संपर्क में है और एक रिपोर्ट मांगी गई है कि जिस तरीके से अगर जो पंजाब में हिंसा हुई और लगातार जो 3-4 दिन से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसको लेकर जो कि पंजाब पुलिस की क्या रिएक्शन था, उससे पंजाब पुलिस में अब वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और लगातार जो एजेंसियां हैं वो पंजाब की सरकार और पंजाब की जो खुफिया विभाग है उससे लगातार संपर्क में है। हालांकि देखिए अगर बात की जाए तो इससे पहले जब पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि अगर भगवत मान की सरकार से अगर पंजाब नहीं चल रहा है तो बताए वो केंद्र सरकार से मदद मांगे और केंद्र सरकार यहाँ पर दोबारा से वो सरकार सुरक्षा देगी। हालांकि अगर उन्होंने बात की जाए कि जो अलगाववादी हैं उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पहले जो घटना हुई दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो गृह मंत्रालय जो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तो इसीलिए कुल मिलाकर गृह मंत्रालय आईबी से कांटेक्ट में है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।